हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु शुक्ला। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा ईवीएस पेडागोजी वाला क्वेश्चन पेपर होगा वो 23 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं। बहुत जल्द हम ईवीएस पेडागोजी को ख़त्म करने वाले हैं। ईवीएस पेडागोजी में 5 और वीडियोस बची हुई हैं जो आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे कि आपकी ईवीएस पेडागोजी 2021 और 22 में जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए थे वो कंप्लीट हो जाएंगी। और आपका बहुत बड़ा सेक्शन, जिससे कि आप बिना कुछ पढ़े सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बेस पे बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि ईवीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। तो ईवीएस पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। समानता, न्याय, शांति, मानव के अधिकारों और मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। ये बात तो ठीक है। अगला है कि तकनीक और गुणात्मक कौशलों का विकास करना। और उसके बाद तकनीक और गुणात्मक कौशलों का विकास करना। और उसके बाद क्या होगा कि बच्चों को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, डिज़ाइन और संरचना के कौशल पर बल देना। तो देखिए, खराब एक भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन ज़्यादा बातों को समाहित करता है हमें उसी ऑप्शन को आंसर मानना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है वो समानता, न्याय, शांति और मानव के अधिकारों और मर्यादा के सम्मान के विषय पर समालोचना करना, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग करना, हाई लेवल की थिंकिंग करना। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ठीक होगा। और उसके बाद 77 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध और अंतः संबंधित हैं, क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। तो आपको तो इसका आंसर समझ में आ रहा होगा। 2-3 क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप की वजह से ये जो है वो एक दूसरे से सब्जेक्ट जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। एकीकृत में क्या है, इसमें एसएसटी भी है, सोशल साइंस मतलब कि साइंस भी है, और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मुद्दों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि अनुभव के द्वारा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये। ईवीएस के प्रत्यय और विषयों का शिक्षण, विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव, विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन तो कोई भी गलत नहीं है, मतलब ऑप्शन तो गलत नहीं है, लेकिन ए ऑप्शन जो है वो आपको लेके जाना होगा कि ईवीएस का जो स्वरूप है वो बाल केंद्रित है, क्योंकि अनुभव के द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ईवीएस पाठ्यचर्या का उप थीम कौन सा है। इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से थीम कौन सा नहीं है। तो खाद्य पदार्थ थीम है, जल भी है, मतलब कि फूड भी है, और उसके बाद वाटर भी है, शेल्टर भी है, आश्रय भी है, लेकिन संबंध जो है वो क्या है, वो थीम के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका एकदम ही सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 में पोचमपल्ली किस पर आधारित है। जो पोचमपल्ली का अध्याय है वो किस पर आधारित है। तो वास्तविक स्थान पर आधारित है, वास्तविक घटना पे आधारित है। तो पोचमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है, और ये किस पे आधारित है, एक वास्तविक स्थान पर। पोचमपल्ली जो है वो क्या है, वो वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर और वास्तविक चित्र पर। तो ये जो पोचमपल्ली है वो वास्तविक स्थान पर आधारित है। सीटेट की तरफ से ये आंसर आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है।
थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो किसानों को वृतांत साझा करना, किसी खेत में जाना और अवलोकन करना, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग भी करना और कुछ डबल रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ कुछ दिनों के लिए रोक देना। तो यहाँ पे हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, को कौन थीम है, खाद्य के प्रश्नों को संबोधित करने के लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा, कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है वो ज़्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे क्या है कि किसानों को के वृतांत को साझा करना, जो कि किस्से कहानी एग्जाम्पल्स को साझा करना ठीक है जी। किसी खेत में जाना और अवलोकन करना बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। डबल रोटी और अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना, ये नहीं ठीक है। यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस को प्रामाणिक और अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। तो संरचनात्मक कार्यपत्रक का, असंरचनात्मक कार्यपत्रक का और उसके बाद जो है वो भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश का, छात्रों के समूह और उसके नेता के गठन का, छात्रों के समूह और उसके नेता के गठन का। तो यहाँ पे सीटेट की तरफ से ए ऑप्शन दिया गया, संरचनात्मक कार्यपत्रक का। उसके बाद भ्रमण के लिए, असंरचनात्मक तो होगा नहीं ना, तो ये तो होगा ही नहीं, आप भी आराम से काट सकते हैं। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश ठीक है। और उसके बाद छात्रों के समूह और उसके नेता का गठन करना, अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या क्या यूज़ कर सकता है। तो बी ऑप्शन तो आपका एकदम नहीं होगा, बी ऑप्शन तो एकदम नहीं होगा और सी ऑप्शन तो होगा ही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का क्या उद्देश्य है। आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, हमारी पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रस्तुत करना उतना, मतलब इतने हाई लेवल के बच्चे नहीं हैं ये, सिर्फ 4-5 के बच्चे हैं ये, तो उनके लिए शायद ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा। तो अगला है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, ये बिल्कुल ठीक है। और वैज्ञानिक प्रयोग की प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये बात भी ठीक है। और वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, तो ये बात भी ठीक है। तो बी, सी और डी ऑप्शन जो है वो क्या है, बी, सी और डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सहपाठी आकलन ही रचनात्मक आकलन की तकनीकी हो सकती है, रेटिंग स्केल नहीं होगा, फाइल भी नहीं होगा और प्रोजेक्ट भी या असाइनमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पे रचनात्मक आकलन में सहपाठी आकलन ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 84 नंबर का 1 ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। अवलोकन की तकनीकी पे कौन सा आधारित है, तो कागज पेंसिल टेस्ट आधारित है, प्रदत्त कार्य आधारित है, कार्यपत्रक आधारित है या फिर पोर्टफोलियो आधारित है। कार्यपत्रक का मतलब क्या होगा, वर्कशीट होगा। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है ये क्या है, वो अवलोकन पे आधारित है। अवलोकन की तकनीकी पर आधारित क्या है, यहाँ पे पोर्टफोलियो होगा। और ये आप लिख के रख सकते हैं कि पोर्टफोलियो जो है वो अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। तो विचार विमर्श सूचक का यूज़ कर सकते हैं, याद का कर सकते हैं, प्रत्याह्वान का मतलब है रिकॉल करना, मतलब जो मैंने याद किया है उसको रिकॉल करना और बता देना या स्पष्ट कर देना। तो आपको पता है कि विचार विमर्श जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे विद्यार्थी ईवीएस में सीख
सीख रहे हैं इसका आकलन करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, वो विचार विमर्श करना होगा। बच्चों से किसी भी टॉपिक पे विचार विमर्श किया जाए, देखा जाए कि वो क्या सीख रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है। विद्यार्थियों को सूचना देना आसान है, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना आसान है, और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना आसान है, या फिर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना आसान है। तो शिक्षक के लिए क्या आसान है, तो शिक्षक के लिए सूचना देना सबसे ज़्यादा आसान है कि मैं क्लास में आई, बहुत सारी सूचना, बहुत सारे फैक्ट मैं बच्चों को बता के चली गई, लेकिन विचारों को महत्व देना ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। सीखने की अवसर प्रदान करना ये भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, और विद्यार्थियों को व्यस्त रखना ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। किस्से हो गए, कार्यपत्रक हो गए, मॉडल हो गए और चार्ट हो गए। तो यहाँ पे किस्से, कहानियाँ जो है वो पर्यावरण सीखने का सबसे अच्छा साधन हो सकते हैं। नैरेटिव जो है वो, नैरेटिव्स जो होते हैं वो पर्यावरण सीखने का सबसे अच्छा साधन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया जाएगा। चित्रकला और शिल्पकला पसंद किया जाएगा, एकल कार्य पसंद किया जाएगा, गृह कार्य का आकलन पसंद किया जाएगा, या फिर पाठ का स्पष्ट सारांश। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा चित्रकला और शिल्पकला को ज़्यादा पसंद किया जाएगा, ताकि बच्चे इसको देखेंगे, उसको जानेंगे, उनको मतलब कि इंटरेस्ट आएगा सीखने में। अकेले कार्य करेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा, उतना बच्चे अच्छी तरीके से इंगेज नहीं हो पाएंगे। गृह कार्य का आकलन बहुत बोरिंग हो जाएगा, पाठ का स्पष्ट सारांश भी बच्चों के लिए बोरिंग होगा। लेकिन ये ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है, विद्यार्थियों को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का, वर्णन करने का। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी को इसमें जिज्ञासु बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी उनकी परिवेश से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे जो है वो क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और ये जो क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल ही टफ नहीं था। मैंने जितने भी पर्यावरण के क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, जो जनवरी में 4-5 क्वेश्चन पेपर थे जो कि थोड़े से टफ थे, लेकिन ये सब क्वेश्चन पेपर जो कि दिसंबर में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो बिल्कुल भी टफ नहीं हैं। तो आज भी हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम EVS के ही क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो 4 क्वेश्चन पेपर जो है वो EVS के 4 क्वेश्चन पेपर जो है वो EVS के और भी बचे हुए हैं। तो 4 वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे, और आपका EVS वाला सेक्शन जो है वो बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है।